मैं अपने घर से पहली ऐसी लड़की हूँ जो पुलिस में हूँ और इतना मुझे इस इतना बात का बहुत गर्व है हम्म। कि मैं पुलिस। अच्छा, इनकाउंटर वगैरह कभी? नहीं अभी अभी? अभी नहीं अच्छा। ये सब। और मुझे लगता है कि ये सब से मतलब अभी दूरी बचा है नहीं तो जा ठीक सकता है। बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि हाँ, बचा नहीं जब जा ड्यूटी सकता है है तो क्योंकि अपनी मैं सुरक्षा पे। एक पुलिस पदाधिकारी हूँ हम्म, और उस टाइप का अगर कोई अपराधी रहे हम्म, तो ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता है। हम्म। लेकिन हाँ, मैं ये सबसे थोड़ा सा दूर रहती हूँ। अच्छा, मम्मी पापा को लाल बत्ती में आप घुमाई कि नहीं अभी तक? जी, मम्मी पापा को ऐसा घुमाने का मौका तो नहीं मिला। हाँ, मैं जब गोपालगंज में जब एक बार हमारे वहाँ पे थाने से जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तब मैं वहाँ गई थी। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मम्मी को थोड़ा सा इस गाड़ी में घूमने का मौका दिया जाए। हालांकि पुलिस की गाड़ी में जो नॉर्मल इंसान बैठते हैं वो जल्दी मतलब अच्छे के लिए बहुत कम ही बैठते हैं और वैसे लोग बैठते हैं जो लोग या तो वो लोग वर्दी में रहेंगे या लोग जो नॉर्मल लोग बैठते हैं वो ज़्यादातर वैसे ही रहते हैं जो लोग अपराधी रहते हैं या फिर मतलब किसी ना किसी रीजन के वजह से थोड़ी सी परेशानी में रहते हैं, तो वैसे लोग बैठते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को घुमाया तो उस दिन वो बहुत गर्वान्वित महसूस की। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरव फील कर रही हूँ। अच्छा लगता था जब मैं जाती थी पढ़ाई करने तो रास्ते में पुलिस वालों को देखती थी और उसी टाइम में दरोगा की वैकेंसी निकली हुई थी। तब मैंने उसकी पढ़ाई की और घर रहकर ही उसका मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर आज मैं दरोगा के पद पे हूँ। पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, मेरी माताजी गृहिणी हैं और मेरी जो बड़ी बहन है, मेरे बड़ी बहन वो दिल्ली में अभी मैनेजर के पद पे हैं, बैंक मैनेजर, कैनरा बैंक। उसके अलावा मेरी जो छोटी दीदी हैं वो अभी समस्तीपुर में बैंक पीओ के पद पे हैं, ग्रामीण बैंक में। मेरे भैया हैं जो स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाते हैं, संगीत टीचर के पद पे हैं। उसके अलावा मैं अभी सब इंस्पेक्टर के पद पे हूँ और मेरा एक छोटा भाई भी है जो दिल्ली में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं जब दरोगा बनी तो जाहिर सी बात है उस टाइम सबको मतलब उस टाइम का इंतज़ार था क्योंकि बिहार में 4 फेज में दरोगा का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट टाइम में आपने निकाल लिया? जी, प्री मेंस, उसके बाद से फिजिकल होता है, उसमें रनिंग होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, उसके अलावा उसमें गोला फेंकना होता है। तो ये सब एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद उसमें मेडिकल से भी गुजरना पड़ता है। तो ये सारे कंप्लीट करने के बाद जब मेरिट लिस्ट जब आई थी तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने जब पहली बार देखा था तो सबसे पहले मैंने भगवान को धन्यवाद बोला। जी, उसके बाद से मैं अपने रूम से बाहर निकली और वहाँ मेरे पिताजी थे। मैंने उनको प्रणाम किया और मैंने उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं दरोगा बन गई। पापा की परी होती है बेटी, होठों की मुस्कान होती है बेटी। ऐसे में कोई लड़की सब इंस्पेक्टर बन जाए तो उस पिता के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। आज हमारे साथ ऋचा है जो कि सब इंस्पेक्टर हैं। ग्रामीण क्षेत्र से दरोगा बनने तक का सफ़र कैसे रहा है ये तमाम चीज़ें आज जानेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। ग्रामीण क्षेत्र में थी और ग्रामीण क्षेत्र से दरोगा बनने तक का सफ़र जो था वो कैसे पूरा हुआ? जी, मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की हूँ। मेरा शहर गोपालगंज है और मेरा घर गोपालगंज से करीब 8 से 9 किलोमीटर है और मैं गांव से ही रह के पढ़ाई की है मैंने। मेरी स्कूली शिक्षा गोपालगंज से ही हुई है। उसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन BCS किया है। उसके अलावा मैंने MCA किया है। मेरी स्कूली शिक्षा मैंने पढ़ाई के साथ साथ जब मैं BCA और MCA कर रही थी उसके साथ साथ मैंने म्यूजिक भी सीखा है। म्यूजिक में मैंने सितार और हारमोनियम सीखा है, गायन भी करती हूँ। उसके अलावा उसके बाद से
मुझे लगा कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए। मतलब कब लगा और क्यों और कैसे लगा कि पुलिस में जाना जी, चाहिए? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, एमसीए में थी, तो जब कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से रहता है तो उसके बारे में थोड़ा-सा सोचना कि ये पुलिस में जाएगा, ये थोड़ा-सा मतलब वो है कि कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं पुलिस में जाऊँ। मुझे अच्छा लगता था जब मैं जाती थी पढ़ाई करने, तो रास्ते में पुलिस वालों को देखती थी और उसी टाइम में दरोगा की वैकेंसी निकली हुई थी। तब मैंने उसकी पढ़ाई की और घर रहकर ही उसका मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर आज मैं दरोगा के पद पे हूँ। कौन से बैच के थे? मैं 2020 बैच की दरोगा हूँ। परिवार में कौन-कौन है अभी? मेरे परिवार में मेरे माता-पिता, मेरे दादाजी और मेरे 2 भाई हैं। मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, मेरी माताजी गृहिणी हैं और मेरी जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन वो दिल्ली में अभी मैनेजर के पद पे हैं, बैंक मैनेजर, जी। कैनरा बैंक। उसके अलावा मेरी जो छोटी दीदी हैं, वो अभी समस्तीपुर में बैंक पीओ के पद पे हैं, ग्रामीण बैंक में। मेरे भैया हैं जो स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाते हैं, संगीत टीचर के पद पे हैं। उसके अलावा मैं अभी सब इंस्पेक्टर के पद पे हूँ और मेरा एक छोटा भाई भी है जो दिल्ली में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मतलब दूर-दूर तक कोई मतलब पीछे पुलिस फोर्स में नहीं था? जी, मेरे घर से मैं पहली ऐसी लड़की हूँ या फिर पहला बच्चा बोल सकते हैं जो मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पुलिस में हो। मैं अपने घर से पहली ऐसी लड़की हूँ जो पुलिस में हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, जब आपने बोला होगा मम्मी पापा से कि हमें पुलिस में जाना है, तो कैसे परमिशन मिला, कैसे इजाज़त मिला कि लड़की है पुलिस फोर्स में कैसे भेजें? जी, पुलिस का जो नौकरी होता है बड़ा टफ होता है। जी, जी। दरअसल जो आप बात बोल रहे हैं कि घर वालों ने रोका नहीं या फिर कैसे परमिशन दिया, तो मैं बता दूं कि मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है। वो चाहे पढ़ाई में हो, चाहे संगीत में हो। जैसे कोई भी लड़की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, जल्दी वो संगीत सीखती नहीं है। लेकिन मैं संगीत सीखी। मैंने कंप्यूटर साइंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा मतलब जो भी मेरा फैसला रहा, उसमें मेरे माता-पिता ने मेरा साथ ही दिया। ना कि उन्होंने कभी मेरा हाथ पकड़ के कभी खींचा नहीं, किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको जी, ऐसा परिवार मिला है। जी। नहीं तो आज के दौर में देखा जाता है कि घर में अगर बुजुर्ग दादा-दादी हैं, तो वो सबसे पहले रोकते हैं कि नहीं 10वीं 12वीं कर ली, अब इसके लिए लड़का अच्छा-सा देखो ताकि ये ससुराल में अच्छे से रह जाए, वही बहुत है, ज़्यादा पढ़ाना-लिखाना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से समाज में अभी हो रहा है और आप जब सब जी, इंस्पेक्टर ऐसा बनी ये समाज बहुत होता है। मतलब ऐसा हमारा समाज है ही। जो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा हुआ तो ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन अब धीरे-धीरे हमारा समाज बदल रहा है। और मैं देख रही हूँ कि आजकल लड़कियाँ भी मतलब पढ़ाई कर रही हैं, स्कूल जा रही हैं और इसमें मैं बहुत बड़ा अपने मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी जी, हैं, उनका डिसीजन मैं उसको बहुत अच्छा मानती हूँ कि उन्होंने बच्चों को साइकिल दिया ताकि वो घर से निकल करके स्कूल तक जाएं। उससे लेकिन आरोप भी बहुत सारे लगे हैं नीतीश कुमार पे भी कि इन्होंने औरतों को बाहर निकाल दिए, जो औरतें घर में रहती थी, आज इन्हीं का देन है कि वो आज बाहर निकल रही हैं, ये बिगाड़ के रख दिए हैं समाज को। नहीं, ये सब कहना गलत है। पढ़ाई के लिए अगर लड़कियां निकल रही हैं, तो इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है। हम अपने पूर्व जो हमारे वेद उपनिषद इन सब में जाएं, उस टाइम की बात करें, तो उस टाइम में जो महिलाएं होती थी, वो लोग विदुषी होती थी। और उस टाइम में कई ऐसी महिलाएं होती थी जैसे लोपामुद्रा, अपाला, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लोग विदुषी रही हैं। और उन लोगों की बात करें तो बीच में ऐसा टाइम आया था जब लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती थी, क्योंकि हमारा देश उस टाइम में
अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। बिल्कुल। और उससे बहुत सारी प्रथाएं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई जिन्होंने महिलाओं को एक बेड़ियों में जकड़ दिया। लेकिन जब हमारा देश जब आज़ाद हो गया है, जब हमारा हर कुछ मतलब सब लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जब जो भी व्यक्ति हैं वो चाहे जहाँ भी जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों? महिलाएं क्यों नहीं निकल सकती? तो इसको मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी कि उन्होंने ऐसा किया। इसे मैं अच्छा मानती हूँ। अच्छा, दरोगा में है, जी। बदमाशों से तो मुलाकात अब होते रहता होगा, कभी जी। किसी बदमाश को डंडे वगैरह से मारी हैं? जी, मारना वारना तो नहीं होता है कभी भी, मतलब जो भी व्यक्ति है मारना ये सब हाँ, कभी आत्म सुरक्षा में ऐसा कभी हो जाता है। जैसे मुझे तो ऐसा मौका नहीं मिला, जैसे मैं किसी को पकड़ने गई हूँ तो मेरे साथ और भी पुलिस साथ में रही है, सब लोग रहे हैं तो वो लोग पकड़े हैं। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग भागने का प्रयास करते हैं तो उसमें झड़प थोड़ी सी हो जाती है। जैसे जो भी अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं तो आप देख ही रहे हैं या फिर जानते भी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग भागने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा झड़प हो जाता है, लेकिन मारने पीटने वो सब ये सब नहीं हो पाया। अच्छा, इनकाउंटर वगैरह कभी? नहीं, अभी? अभी नहीं। अच्छा। ये सब, और मुझे लगता है कि इस सब से मतलब अभी दूरी बचा है नहीं तो जा ठीक सकता है। बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि हाँ, बचा नहीं जब जा ड्यूटी सकता है है तो क्योंकि आत्म मैं सुरक्षा पे। एक पुलिस पदाधिकारी हूँ और उस टाइप का अगर कोई अपराधी रहे तो ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये सबसे थोड़ा सा दूर रहती हूँ। पुलिस पे कई सारे आरोप भी लगते हैं, पुलिस को देख के लोग आज भी डरते हैं, ये डर कब और कैसे समाप्त होगा? जी, जो डरने की बात कर रहे हैं, अगर वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं तो डरना लाजमी है। नहीं, नॉर्मल भी जो लोग हैं सोचते हैं नहीं पुलिस के पास नहीं जाना, नहीं उलझना है, उलझने थोड़ा सा मानसिकता ये रहती है पुलिस को देख नहीं, के तो। पुलिस से उलझना मतलब उलझना क्यों है? जब हम पुलिस हैं और हम आपकी सुरक्षा में हैं, ना कि हम आपसे उलझने आ रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे आमजन हैं उनके बीच में कोई ऐसा अपराधी है तो उनको हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि आम आदमी को उलझाने के लिए आ रहे हैं और उनसे कुछ झड़प करने आ रहे हैं। कुछ ऐसा हमारा मोटिव नहीं है। और आगे अब क्या करना है? अब दरोगा है, आगे आईएएस वगैरह कुछ तैयारी होगा या यहीं तक का सफर रहेगा? जी, दरोगा मैं हूँ। हालांकि कोई भी व्यक्ति रहता है वो चाहता है कि मैं आगे इससे बढ़ूं। आगे बढ़ूं। जी बिल्कुल, ये महत्वाकांक्षाएं तो कभी समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ और मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस पद पे हूँ वो बहुत बेहतर है लोगों का सेवा करने का। जैसे कोई भी व्यक्ति रहता है, डॉक्टर रहता है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जो हेल्प कर देता है तो लोगों को पता चलता है कि हाँ इसने किया। लेकिन पुलिस से थोड़ा सा डर इसलिए क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध करने के तरीके भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। अभी पहले होता था कि कोई व्यक्ति अपराध कर दिया, किसी को मारा या फिर किसी से पैसे छीन लिए। अब ऐसा होता है कि साइबर क्राइम हो गया है या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसमें उसको अपराधी को पकड़ना बहुत टफ हो गया है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वैसे तरीके अपनाते हैं उसको पकड़ने के लिए। अच्छा, कभी ऐसा लाइफ में हुआ है इन कुछ बीते समयों में कि आपने कभी किसी अपराधी को पकड़ा हो और किसी नेता मंत्री का फ़ोन आया कि नहीं छोड़ दीजिए हमारा आदमी? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वो अपराधी है, चाहे वो कोई भी फ़ोन करे, तो हम एक पुलिस ऑफिसर हैं तो कभी भी अपराधी को हम छोड़ने का काम क्यों करेंगे? नहीं कर सकते। चाहे हम पुलिस में हैं, अगर मेरे पास पावर है तो वो पावर कहीं से भी निरंकुश शासन नहीं है। हम एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा इंडिया कानून है जिसमें हम बंधे हुए हैं। उससे ऊपर हम ना तो हम हैं और ना ही आप हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं है। और हमारे जितने अधिकार हैं वो सिर्फ इतने ही हैं
ताकि मैं किसी को अपराध ना करने दूँ, अपराध करने से रोकूँ। इसके अलावा कोई वो नहीं है कि कोई अपराधी आया मेरे पास और मैं उसको छोड़ दूँ, किसी का फ़ोन आ गया तो। ऐसा ना तो होता है और ना ही कोई कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब आपने दरोगा जब आप बनी, जब आपको पता चला, सर्वप्रथम आपने किसको बताया और उस टाइम का जो रिएक्शन था घर परिवार में, रिश्तेदारों में, गाँव में, कैसा था? जी, मैं जब दरोगा बनी तो ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम सबको मतलब उस टाइम का इंतज़ार था, क्योंकि बिहार में 4 फेज़ में दरोगा का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट टाइम में आपने निकाल लिया? जी, प्री मेंस, उसके बाद से फिजिकल होता है, उसमें रनिंग होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, उसके अलावा उसमें गोला फेंकना होता है। तो ये सब एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद उसमें मेडिकल से भी गुजरना पड़ता है। तो ये सारे कंप्लीट करने के बाद जब मेरिट लिस्ट जब आई थी तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने जब पहली बार देखा था तो सबसे पहले मैंने भगवान को धन्यवाद बोला। जी, उसके बाद से मैं अपने रूम से बाहर निकली और वहाँ मेरे पिताजी थे। मैंने उनको प्रणाम किया और मैंने उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं दरोगा बन गई हूँ। तो पिताजी बहुत खुश हुए। भावुक एकदम मंजर हो गया होगा। जी, मेरे पिताजी बहुत बड़े गर्व की बात होती है जब बच्चे उनके आंखों के सामने कुछ बन जाते हैं। जी, मेरे पिताजी बहुत खुश हुए थे। फिर वो तुरंत ही बोले, मेरी माँ बगल वाले रूम में थी, वो बोले कि अपनी माँ से बताओ। फिर मैंने अपने पिता माता दोनों को बताया। उस दिन घर में इतनी खुशी का माहौल था, हम लोगों ने केक काटा और घर में सेलिब्रेट किया कि अब तो लाल बत्ती भौकाल पूरा रहेगा अब एकदम। हाँ, ठीक, मतलब दरोगा का एक ऐसा वो रहता दरोगा है हम भाई, लाल बत्ती थोड़ा सा गांव पूरा सब लोगों को पता चला तो बधाई सारे लोग दिए। मेरा परिवार भी बड़ा सा है, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मम्मी पापा को लाल बत्ती में आप घुमाई कि नहीं अभी तक? जी, मम्मी पापा को ऐसा घुमाने का मौका तो नहीं मिला। हाँ, मैं जब गोपालगंज में जब एक बार हमारे वहाँ पे थाने से जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था तब मैं वहाँ गई थी। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मम्मी को थोड़ा सा इस गाड़ी में घूमने का मौका दिया जाए। हालांकि पुलिस की गाड़ी में जो नॉर्मल इंसान बैठते हैं वो जल्दी मतलब अच्छे के लिए बहुत कम ही बैठते हैं, और वैसे लोग बैठते हैं जो लोग या तो वो लोग वर्दी में रहेंगे या लोग जो नॉर्मल लोग बैठते हैं वो ज़्यादातर वैसे ही रहते हैं जो लोग अपराधी रहते हैं या फिर मतलब किसी ना किसी रीजन के वजह से थोड़ी सी परेशानी में रहते हैं, तो वैसे लोग बैठते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को घुमाया तो उस दिन वो बहुत गर्वान्वित महसूस की। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरव फील कर रही हूँ, खुशी महसूस हो रहा होगा। अच्छा, अंत में जाते जाते एक दो और सवाल रहेंगे कि अगर कभी मौका मिला गोपालगंज के लिए कुछ करने का, जी, क्या कीजिएगा? जी, मैं सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी भाई बहन हैं मेरे से छोटे, जो लोग पढ़ाई करते हैं और जो लोग पढ़ाई करने के बाद सपने देखते हैं कि मैं एक ऑफिसर बनूं और मैं एक अच्छे जॉब में रहूं, उन लोगों को मैं मोटिवेट करने का काम करूंगी, उनसे मिलूंगी, बातचीत करूंगी। हालांकि ऐसा कभी कभी मौका मिला है, कुछ लोगों से मैं मिली हूँ, तो उन्होंने मैंने अपनी पढ़ाई करने के तरीक़ों को बताया है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और थोड़ा सा बता दें कि कैसे अभी भी बच्चे बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं जी। और एक चीज़ आपके द्वारा भी हम चाहते हैं कि तमाम जो वीडियोस देख रहे हैं जहाँ तक पहुँच रही है उन तमाम माता पिता को जो अपने बच्चों को बंदिशों में रखते हैं कि नहीं लड़की है इसे ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है, जितना पढ़ लिख ली वो बहुत है, उन तमाम माता पिता और बच्चों को थोड़ा सा आप संदेश दें। जी, जितने भी लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो दरोगा हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक पीओ हो या फिर कोई भी अलग स्ट्रीम क्यों ना हो, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका सिलेबस पढ़ना होता है। सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में जानिए कि उसके क्या रिक्वायरमेंट है
और ऐसा नहीं होता है कि मैं पीओ भी बन जाऊं, मैं दरोगा भी बन जाऊं, मैं ये भी बन जाऊं, वो भी बन जाऊं। सबसे पहले तो आप लोग अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ मुझे यही बनना है, यही चीज़ की पढ़ाई करनी है। उसके बाद से उसकी सिलेबस लीजिए, सिलेबस पढ़िए। उसके लिए आप चाहे तो कोचिंग क्लास का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हाँ कोचिंग क्लास इतना भी सहारा नहीं देते हैं जितना कि हम अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं। बिल्कुल। एक हो सकता है कि हाँ वो थोड़ा सा वो बता दे कि कैसे पढ़ना है, तो आप पहले सिलेबस को समझ लीजिए। उसके बाद से उस एग्ज़ाम की जितनी प्रीवियस ईयर बुक हैं, प्रीवियस ईयर कितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, वो एक तरीका बता देते हैं कि इस बेस से होता है एग्ज़ाम, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। डेली 1 से 2 सेट ज़रूर बनाने हैं। उसके अलावा मैंने जो बुक प्रेफरेंस दिया था वो मैं बताती हूँ। मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी, वो मुझे लगता है कि सारे बच्चे पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी देखे थे, और मैंने जितने भी मतलब अलग अलग घटना चक्र की बुक भी मैंने प्रेफर की थी। घटना चक्र की बुक आती है, अलग अलग आती है, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, सारे मतलब सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। उसको मैंने प्रेफर किया था, उसकी पढ़ाई की थी उसमें। उसके अलावा मैंने हर दिन कम से कम 2 सेट लगाए थे। जी, अगर कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ दरोगा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर जो भी मतलब जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई जितनी भी क्वेश्चन आते हैं, या तो चाहे वो आईएएस के एग्ज़ाम है कि पूछे गए हों, बीपीएससी में पूछे गए हों, या फिर यूपी पीसीएस, मतलब जितने भी ये सब स्टेट पीसीएस या फिर आईएएस जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके बुक आते हैं, तो कम से कम डेली 2 सेट मैंने बनाए। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम में जाने का फ़ैसला किया। फिर बस इसके लिए क्या क्या करना है मैं एक बार संक्षेप में बता देती हूँ। आपको डेली एक रूटीन बना लेना है, जिसमें कि सुबह से शाम तक का रूटीन फिक्स होगा। और हाँ, कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं 5 दिन पढ़ के 2 दिन छोड़ देता हूँ, फिर 5 दिन पढ़ लूँगा, तो ये ऐसा नहीं करना है। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि हम लोगों को किसी दिन ऐसा वर्क आ जाता है कि हाँ, तो उसको थोड़ा सा डबल करना कम चाहिए। से कम उस दिन भी आप लोग 2 से 3 घंटे का ज़रूर पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी गैप कर दिया, कुछ भी नहीं पढ़ा उस दिन, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है और कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि पढ़े बिना कहीं गुजारा नहीं हो सकता है। तो हाँ, डेली पढ़ें। बाकी इस वीडियो को देख के तमाम लड़के लड़कियों को प्रेरणा मिलेगा। जी। और कुछ बच्चे हैं जो पबजी, फ्री फायर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें ध्यान नहीं है कि जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है। और आज हमारे साथ ऋचा थी, 2020 बैच की दरोगा, जो सिर्फ गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात बनी है। आज खास मुलाकात और ढेर सारी बातचीत हुई। यह बातचीत आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।